इंटरव्यूज होने से पहले आपको ये सारी चीजें क्लेरिफाई करनी है, तो ये सारी चीजों पे भी ध्यान दें, ठीक है। सी दीज क्वेश्चंस आर व्हाट, यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं। इनमें से जो करेक्ट है, ये चारों में से जो करेक्ट है वो आपको पिक करना है। You have to choose the option that is grammatically correct. ग्रामेटिकली करेक्ट है वो ऑप्शन आपको चूज करना है। और ये क्वेश्चन में भी जो लिखा है ये भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो इसके बदले करेक्ट ग्रामर यूज करके जो सेंटेंस फॉर्म हुआ है उस फॉर्मेट में आपको चूज करना है कि कौन सा सही फॉर्मेट में है। लॉगिन कर चुके हैं आप? लॉगिन कर चुके हैं? हो गया लॉगिन? स्क्रीन दिख रहा है? सी द क्वेश्चन में क्या है कि जो क्वेश्चन में सेंटेंस लिखा है वो इटसेल्फ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो सकते हैं, चारों में से कोई एक ग्रामेटिकली करेक्ट है जो आपको फाइंड आउट करना है। फोन नंबर, ओके। Anyone else who would like to try? I have one person giving me the answer. Okay. What's your name? बच्चे आपका नाम क्या है? सोनू महाराज। Okay, yes, Abhimanyu has given his answer too. Anyone else who would like to try? See, यहाँ पर ग्रामेटिकली एरर क्वेश्चंस में होता क्या है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ ग्रामर, ठीक है। हो सकता है टेंसेस के बेस पे आपका इनकरेक्ट हो सकता है आर्टिकल के बेसिस पे आपका इनकरेक्ट हो सकता है एडजेक्टिव के बेसिस पे आपका इनकरेक्ट हो। सो यू हैव टू टेक केयर कि एवरी पार्ट, जो भी आपका पार्ट ऑफ स्पीच है, जो भी आपका टाइप ऑफ पार्ट, जो भी यहाँ नाउन है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारी अपनी जगह पे प्रेजेंट हैं और जिस फॉर्मेट में प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि जिस फॉर्म में उसको प्रेजेंट होना चाहिए उसी फॉर्म में प्रेजेंट है। So since I'm not getting any more answers, yes, 4th is the correct option. The employees of this company has been demanding higher salary for a very long time. See, यहाँ पर कैसे पता चला है आपको has been होना चाहिए? Yes. See, यहाँ पर बात जिस चीज की हो रही है ना, वो एक कंटिन्यूस चीज की बात हो रही है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि कंटिन्यूस ही आएगा, ठीक है। हैव बीन कंटिन्यूस आपका तभी होगा जब बीन आएगा, वही फॉर्मेट होता है आपका लगाने का। तो उसके अलावा अगर यहाँ पर मान लीजिए कि हैज बीन होता, ठीक है, या हैड बीन होता, तो आपको कैसे पता चलता कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस है या पास्ट कंटिन्यूस है? नहीं, यहाँ पर तो बीन एक ही सेंटेंस में है। सपोज कि अगर सेंटेंस होता जहां पर हैज बीन भी है, हैड बीन भी है, ठीक है, तो वहां पर आप कैसे पता चल लगाते कि ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट में है, पास्ट में है?
सी फर्स्ट थिंग हैज नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज है, प्लूरल आपका नाउन है, तो हैज नहीं लगेगा। हैड इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर ये जो सेंटेंस बताया जा रहा है, इस सेंटेंस का बात करने का तरीका देखिए। मैसेज ये कन्वे किया जा रहा है कि एम्प्लॉय जो है वो बहुत टाइम से डिमांड कर रहे हैं कि उनकी सैलरी, हाँ डिमांड करते आ रहे हैं कि उनकी सैलरी हाई होनी चाहिए। तो ये कंटिन्यूस है। ऑब्वियसली प्रेजेंट में अगर सॉल्व हो गया होता तो ये चीज सेंटेंस में मेंशन की होगी। तो प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं हुई है, दैट मीन्स ये प्रेजेंट में ही होना चाहिए, तो इसीलिए ये हैव बीन में है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज, दिस इज योर सेंटेंस। सिमिलर क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट विच इज द करेक्ट ऑप्शन। The train is expected to arrive between 11 p.m. to 12 p.m. This is the incorrect, grammatically incorrect sentence, जिसका आपको grammatically correct sentence find out करना है। Okay. Okay, anyone else who would like to try? Okay, now we are having a clash. दो ऑप्शंस मुझे ऑलरेडी दो बच्चों ने दे दिए, और कोई स्टूडेंट जो सपोर्ट करना चाहता है इनके ऑप्शंस को? एक नंबर। ट्राई टू थिंक यहाँ पर कैसे आपको नॉर्मल वे में हो सकता है। देखिए, फर्स्ट थिंग इज बिटवीन 11 PM टू 12 PM, तो टू ही रहेगा क्योंकि बिटवीन आ रहा है, 11 से 12 बजे के बीच में आ रही है ट्रेन, तो वो टू ही रहेगा, एंड और नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 एंड 3 आर ओमिटेड, क्योंकि एंड और आएगा इसका मतलब कि या तो 11 बजे आ रही है या तो 12 बजे आ रही है, और लगाने का मतलब ये हुआ, एंड लगाने का मतलब ये हुआ कि 11 बजे भी आ रही है या फिर 12 बजे भी आ रही है। तो बिटवीन का मतलब खत्म हो जाता है अगर आप एंड और लगा रहे हैं, तो बिटवीन का मतलब लगा, बिटवीन लग रहा है, ठीक है, तो एंड और नहीं लगेगा। 1 नंबर आपका अगर रहेगा तो ट्रेन इज एक्सपेक्टिंग टू अराइव आना चाहिए। ठीक है, एक्सपेक्टिंग टू व्हाट? ठीक है, एक्सपेक्टिंग टू अराइव वहां पर लिखा नहीं है। बोथ इज योर करेक्ट ऑप्शन। The train is expected for arrival between 11 PM to 12 PM. For arrival लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए arrive जो है, arrive के साथ to लगेगा, लेकिन arrival के साथ for लगता है। ठीक है, किस चीज के लिए एक्सपेक्ट कर रही है? For arrival। ठीक है, अगर यहाँ पर to भी लगता, to arrive between, तो एक्सपेक्टिंग टू अराइव रहता। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट अगर वहां पर अराइव लिखा रहता, लेकिन यहाँ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि यहाँ हर एक चीज अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट is this one. If the cab would have started on time, she would have reached office on time.
तो यहाँ पर दो फ्रेजेस हैं जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। वुड हैव रिपीट हो रहा है, ऑन टाइम रिपीट हो रहा है। तो कहाँ पर रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, या कहाँ पर एडिशनली कुछ लगना चाहिए, ये चीज आपको देखनी है, क्योंकि बाकी स्टेटमेंट जो है मीनिंग तो सेम कन्वे कर रहा है, बट किस फॉर्मेट में कर रहा है वो आपको समझना है। Okay, I have one answer. Okay. Anyone else? Only 2% are answering. बच्चे एग्जाम में तो सबको ही लिखना पड़ेगा, दो ही बच्चों से थोड़ी होगा. You have to answer, okay? Yes, fourth one is the correct answer, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए would have रिपीट हो रहा है. रिपीट होने का जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि एक बार अगर कोई चीज हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, तो कैब अगर आपका स्टार्ट होता ऑन टाइम तो वो पहुंच जाती ऑन टाइम. तो वहां पर भी आप वुड लगा रहे हैं. अगर कैब में अगर आप वुड लगा रहे हैं तो वुड तब लगाएंगे जब वो कंडीशन फुलफिल हो रहा होता, तो उसके बाद कुछ और होता, ठीक है. तो कंडीशन क्या है यहाँ पर, पहले की कैब स्टार्ट होगा तब, मतलब कैब ऑन टाइम होता तब वहां पर वो पहुंचती. तो कंडीशन लग रहा है आपका पहले पार्ट में, कैब अगर स्टार्ट हो रहा है टाइम पर, वो कंडीशन है आपका. तो कंडीशन में वुड हैव लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है. हैड द कैब, क्योंकि ये चीज आपने स्टेटमेंट में ग्रामर में पढ़ी होगी कि हैड ही कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम. तो कंडीशन जब लगता है तो वहां पर वुड नहीं लगता है, ठीक है, मोस्टली नहीं यूज होता है. If the cab had started on time, she would have reached the office on time. This is your correct answer. चलिए, next, let's move on to the next question. The renowned Birla's family is divided on the property. Three number. Okay. Anyone else who would like to try? 2. Number 2. Okay. Okay, then we have a conflict. यहाँ पर एक बच्चा बोल रहा है number 3 and एक बच्चा बोल रहा है number 2. Which should be the correct one? Number 2 or number 3? Okay, मैम 4 ना निकल जाए. नहीं, ऐसा फॉर्मेट नहीं है कोई इसमें कि फोर्थ नंबर ही सही आंसर है. वो ऑप्शन में लिखा हुआ है वैसे ही. ओके यस, देखिए यहाँ पर जब आप किसी फैमिली नेम को रेफर करते हैं, ठीक है, नहीं, एस तब लगाएंगे जब आप फैमिली उसके आगे नहीं लिखते हैं, ठीक है. अगर मैं लिखूं कि द बिरलास आर डिवाइडेड फॉर द प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बिरला फैमिली की बात कर रही हूँ. तो मुझे वहां पर फैमिली अगर लिखना है तो मैं सिर्फ सरनेम लिखूंगी विदाउट एनी एस, ठीक है. अगर एस लग रहा है तो मुझे फैमिली लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है. जैसे आप इट इज का इट्स लिखते हैं ना, तो वहां पर बिरला फैमिली को फैमिली हटाकर एस लगाया गया है, सो दैट इट रेफर्स टू व्हाट, द बिरला फैमिली जो है और द बिरलास सिमिलर मीनिंग है. अगर द बिरलास बोल रही हूँ इसका मतलब पूरे फैमिली को रेफर कर रही हूँ. अगर द बिरला फैमिली बोल रही हूँ इसका मतलब पूरे फैमिली को रेफर कर रही हूँ. तो सिमिलर मीनिंग है. तो अगर आपका फैमिली लगेगा वहां पर एस नहीं लगेगा, और अगर एस लगा है तो फैमिली नहीं लगेगा. तो सिंस आपका जो सेंटेंस है उसमें फैमिली लगा हुआ है, चारों ही सेंटेंस में, ऑप्शन के चारों सेंटेंस में फैमिली लगा है, तो वो तो हटेगा नहीं. इसका मतलब जिसमें एस नहीं है वो आपका करेक्ट आंसर हो सकता है. तो थर्ड ऑप्शन तो नहीं होगा.
नेक्स्ट आपका यहाँ पर ऑन द प्रॉपर्टी, फॉर द प्रॉपर्टी, इनटू प्रॉपर्टीज, ऑन द प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर ऑन द प्रॉपर्टीज, फॉर द प्रॉपर्टीज, इनटू प्रॉपर्टीज, कौन सा करेक्ट होना चाहिए? यहाँ पे मीनिंग ये कहना क्या चाह रहा है कि जो बिरला फैमिली है वो प्रॉपर्टी के लिए डिवाइडेड है, ठीक है, प्रॉपर्टी की वजह से डिवाइडेड है। तो व्हेन यू आर गिविंग अ रीजन, ठीक है, किस वजह से वो डिवाइडेड है? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी। तो जब आप रीजन देते हैं जहां पर बिकॉज लगता है तो बिकॉज की जगह आप फॉर लगा सकते हैं। ऑन नहीं होगा, इनटू नहीं होगा, फॉर होगा। सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, हम यही तो बोले। हाँ, सेकेंड आपका करेक्ट है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। 2-4 क्वेश्चन है, ये आपके फॉर्मेट एक बैठ जाएगा ना कि इस टाइप कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि यही सब चीजों के लिए आपको पूरा ग्रामर पढ़ना पड़ता है। यही सारे क्वेश्चन के लिए जितने भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट ऑप्शंस आपको चूज करने होते हैं या करेक्ट ऑप्शन चूज करने होते हैं, ग्रामेटिकली सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना, एक्टिव से पासिव या वाइस वर्सा, वो सारी चीजों के लिए आपको पूरा ग्रामर आना चाहिए। क्योंकि बिना आप फॉर्मेट समझे कि क्या चीज कहाँ लगती है, ये आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा सही आंसर है। ओके, फिफ्थ, what kind of car do you want? What kind of a car do you want? This is the question and you have to find the correct option with correct grammatical sentence. Okay. Anyone else? क्या? नंबर 2। नंबर 2। Okay. Or Rahul. Anyone else who would like to try? I have 3 answers. Any other student who would like to try? कोई फोर्थ आंसर भी बोल दो। नहीं, फोर्थ नहीं। I have at least 2 student for 1 option and 1 for 1. तो ऐसे मेरा 3 आंसर्स मुझे मिला है। At least 2 students are opting for the 1 answer. यहाँ पे लिखा क्या है? ग्रामेटिकल एरर आपको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर, किस चीज में? ये जो फ्रेज है काइंड ऑफ अ कार, इस फ्रेज में आपको फाइंड करना है कि क्या एरर है, राइट? काइंड ऑफ अ कार, जब आप किसी चीज के काइंड के बारे में बात कर रहे हैं तो आप वहां पर सिंगुलर नहीं ले सकते हैं उस वर्ड को। इफ आई एम टेलिंग काइंड ऑफ पर्सन, काइंड ऑफ स्टूडेंट, तो जहां पर काइंड ऑफ लग जाता है इसका मतलब कि मैं एक ग्रुप को रेफर कर रही हूँ, एक पूरे कम्युनिटी को रेफर कर रही हूँ, एक पूरे क्लास को रेफर कर रही हूँ। तो वहां पर आपका सिंगुलर जब नहीं है तो आपने अ नहीं लगा सकते वहां पर, राइट? तो जहां पर ए है वो ऑप्शन तो हट गया आपका। दैट मीन्स 3 ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज काइंड्स आप तब लगाते हैं जब आपका जो फॉर्मेट है वो उलट जाए, ठीक है। काइंड्स ऑफ तब लगाते हैं, देखो टाइप्स ऑफ लगाते हैं ना, तो टाइप्स के साथ आप मतलब एक से ज्यादा टाइप है तो टाइप्स ऑफ लगा सकते हैं, लेकिन जब काइंड लगा रहे हैं, ठीक है, एंड स्पेशली व्हेन यू आर आस्किंग फॉर अ सिंगुलर आंसर, आपके पता है कि जब आंसर आपका करेक्ट होगा तो कैसे होगा, एक ही कोई एक ही आंसर होगा, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ कार होगा या काइंड ऑफ कार होगा, ये मुझे बताओ। जब काइंड्स लग रहा है इसका मतलब एक से ज्यादा आपके टाइप्स हैं जिसको आप पूछ रहे हैं, तो काइंड्स ऑफ कार्स होगा, ठीक है। काइंड ऑफ कार, एक कार आपसे पूछी जा रही है कि ऑप्शन है इसमें से कोई एक कार चूज करके बताओ। काइंड्स ऑफ कार यानी कि
आपके पास फिर से वही ऑप्शन है, इसमें से कौन सी पसंद है, हो सकता है आपको 2 पसंद आ जाए, 4 पसंद आ जाए, ठीक है। तो काइंड के जब काइंड्स में एस लगा है, काइंड में एस लगा है, तो आपका जो नाउन होगा उसमें भी एस लगेगा। अगर काइंड में एस नहीं लगा है तो आपका जो नाउन है उसमें भी एस नहीं लगेगा। तो यहाँ कार में कहीं भी एस नहीं लगा है, तो काइंड भी एस बिना एस के होना चाहिए। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? मैम अगेन 2। हाँ बच्चे, आपने सही आंसर किया। चलिए 6 नंबर। अच्छा, यहाँ पर देखिए आपका डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको करना है। ये जो क्वेश्चन है, निशा सेड टू द बॉय, कैन यू टेक मी होम नाउ। दिस इज अ डायरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इस स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है। वन। Okay. Anyone else? Okay, I have 2 students opting for one answer, one option. Anyone else? 3. कौन सा ऑप्शन बोला शांतनु? 3. 3. Okay. चलिए ठीक है, we have 3 answers now. Anyone else? Okay, Rakesh has also answered. अच्छा ठीक है, देखिए फॉर्मेट होता है, कुछ रूल्स होता है जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, ठीक है। जब आप कोई स्टेटमेंट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं। पहली बात, जो आपका सेड होता है वो आस्क्ड हो जाता है, ठीक है। इफ देयर इज अ क्वेश्चन, सेड के बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आस्क्ड हो जाता है। अगर क्वेश्चन नहीं है, ही सेड दैट ही वांट टू विजिट जू, वहां पर आपका आस्क नहीं आएगा, सेड ही आएगा। अगर आपका इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, सॉरी, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज हो रहा है। ही सेड आई वांट टू विजिट द जू, तो he said he wanted to visit the zoo. Understood? Second thing, आपका जो भी स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है ये हमेशा यहाँ पर तो प्रेजेंट में रहेगा क्योंकि वो बंदा बोल रहा है उस टाइम जब स्टेटमेंट बोला जा रहा है। बट जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे, दैट मीन्स कोई और पर्सन, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई और पर्सन आपकी बात, कही हुई बात को दोहरा रहा है किसी और को, दैट मीन्स वो पास्ट में चला गया। आपने जब स्टेटमेंट बोल दिया तभी तक वो प्रेजेंट में था, उसके बाद जब मैंने वो स्टेटमेंट रिपीट किया, आपका बोला गया स्टेटमेंट, तो वो पास्ट में चला गया। तो आपका इनडायरेक्ट स्टेटमेंट हमेशा पास्ट में रहेगा। ओके, यहाँ पर हो गया, ये इतना तक सही है। निशा आस्क्ड द बॉय, ये रिपीटेड है सारे ऑप्शंस में, यहाँ तक सही है। कैन यू टेक मी होम नाउ, दिस इज द क्वेश्चन, कैन यू टेक मी होम नाउ। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे पूछा जा रहा है कुछ, ठीक है, कुछ पूछा जा रहा है कि आप ये काम कर सकते हैं मेरे लिए, ठीक है। तो इफ भी लगा है, लेकिन 2 ऑप्शन में दैट इफ लगा है, 2 ऑप्शन में सिर्फ इफ लगा है। तो निशा आस्क्ड द बॉय, तो यहाँ पर अगर आपका दैट लग रहा है तो इफ नहीं लगेगा, ठीक है। दैट और इफ दोनों साथ में नहीं लगता है। निशा आस्क्ड द बॉय दैट ही कुड, या फिर दैट ही वुड गो आता। अगर आपका इफ लग रहा है तो वहां पर दैट नहीं लगेगा। निशा आस्क्ड द बॉय इफ ही कुड और इफ ही कैन, तो आपका सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन ओमिट हो चुका है।
लास्ट बचा आपका ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है कि इफ ही कुड टेक हर होम देन। फोर्थ ऑप्शन में लिखा है इफ ही कैन टेक हर होम देन। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज यहाँ पर पास्ट टेंस में चेंज होना है, तो कैन आपका प्रेजेंट टेंस में आता है, कुड आपका पास्ट टेंस में आता है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अंडरस्टूड? मैम 1 बोले थे। बन बोले थे तो क्यों बोले हैं, क्यों करेक्ट है वो भी समझना है, ठीक है? नो मैम, हम वो तो मेरा हैट्रिक आंसर सही हो गया ना, कुछ प्राइज नहीं दीजिएगा। अभी तो कल नहीं खाया क्या तुम लोगों ने? नहीं मैम, हाँ तो तुम लोग कल पहले कुछ नहीं मिला। तुम लोग पहले चले गए थे इसीलिए। कुछ नहीं मिला मैम। पूछे थे मैम, बताए नहीं। तुम लोग पहले चले गए थे इसीलिए कल बांटा गया था सब टीचर्स, चिल्ड्रन डे के लिए सभी स्टूडेंट को दिया गया था। जो लास्ट में बचे थे शायद उन बच्चों को मैम भी। आपसे पूछे थे, मैं रात बोली कि नहीं पता। मैम 3 o'clock तक तो हम लोगों ने वेट किया था मैम, तब तक कुछ नहीं मिला। 5 बजे बताता हूँ। लेट हो गया होगा बट लास्ट में कुछ बच्चों को मिला था शायद जो रुके थे। मैम कोई बात नहीं मैम, मैं आपके तरफ से एक दे दीजिएगा अच्छा ठीक है, जब आओगे ऑफलाइन तो प्राइज। बताना मुझे। Select, अच्छा नेक्स्ट इज सिलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट इज बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्रेज। देखिए यहाँ पर फ्रेज बताया गया है और फ्रेज के लिए आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है, अ लाउड हार्श पियर्सिंग क्राई। ठीक है, अच्छा दिस इज नॉट जस्ट अ फ्रेज, दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं इनमें से एक वर्ड का ये डिक्शनरी मीनिंग है, अ लाउड हार्श पियर्सिंग क्राई। मे बी 3। Okay. Okay, I have one answer. Anyone else? कोई और स्टूडेंट जो लाइक इसमें 4 नंबर। I have 2 answers and I have 3 answers. Okay, Abhimanyu has also answered. चलिए सोनू, अभिमन्यु and Rahul has answered. Rest आप लोग भी ट्राई करिए बिकॉज दिस इज जस्ट अ वर्ड मीनिंग, ठीक है? बट सर्च करके मत ट्राई करना, सर्च करके तो आपको पता चल ही जाएगा कौन सा वर्ड का मीनिंग है। बिना सर्च किए आप ट्राई करिए। सी दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू कि आपको रीड करना चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं अगर आप रीड करते कुछ बुक्स वगैरह तो ये चीज का मीनिंग आपको पता रहता, जो डिफरेंस होता है स्क्रीम का, स्क्रीच का, नॉइस का, हाउल का। Okay, if there's no one else answering, then the right answer would be number 4, screech. Screech का मतलब होता है कि एक loud, harsh, piercing cry. Howl जो होता है, howl, humans don't howl, ठीक है? Howl जो wolves का sound होता है उसको howling बोलते हैं, ठीक है? They howl. Noise होता है तो noise तो कुछ भी आपका जो भी समथिंग दैट इज अनडिजायरेबल साउंड्स वो नॉइज होता है। स्क्रीम मतलब जोर से चिल्लाना होता है, ठीक है? ओनली व्हेन यू आर क्राइंग, मतलब इट इज नॉट क्राइंग, इट इज स्क्रीमिंग, ठीक है? जब आप चिल्ला रहे हैं। स्क्रीच का मतलब होता है जब आप रो रहे हैं बहुत जोर से, ठीक है? लाउड हार्श जो स्क्रीचिंग होता है दैट मीन्स यू आर लाइक स्क्रीमिंग एज इफ यू आर क्राइंग एंड वेरी लाउडली, ठीक है? बहुत ही हार्श और हाई पिच वॉइस पे आप एकदम पियर्सिंग वॉइस पे आप क्राई कर रहे हैं, ठीक है? जो एकदम कान में जैसे लगता है ना, जो बहुत जोर से कोई चिल्लाए रोते हुए, वो साउंड को आप स्क्रीचिंग बोलते हैं। सो फोर्थ वन इज योर करेक्ट ऑप्शन।
चलो, देयर इज नॉट मच टाइम बट एटलीस्ट ये वाला तो सॉल्व कर ही सकते हो. क्वेश्चन नंबर 8. Payment was collected by the hard-working salesman. This is the option. Sorry, this is the incorrect sentence. जिसका आपको correct sentence find out करना है. अच्छा, it has been inverted, यानी कि ये active है, आपको passive में find out करना है. ये sentence, the payment was collected by the hard-working salesman. The वो hard-working. पैसिव में तो एक्टिव में करना है. हाँ, pass active में करना है. हाँ. Payment, yes, payment is your object. Hard-working salesman will your subject. आपको subject पहले लेके आना है. Okay, I have one answer. Okay, who is this person? Yes, Ravi Ranjan has answered. Abhimanyu has answered. Anyone else? Number 3. Okay. Number 3. Rahul has answered. 15 seconds. अगर कोई आंसर करेगा तो ठीक है, otherwise I will be answering. That much time we have left in the class only. Okay, number 3, Sonu has answered. अच्छा, this one was easier for you to answer because इसमें सिर्फ आपको क्या करना था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उलट देना था. ठीक है. एंड दिस इज व्हाट, ये भी पास्ट टेंस में है, ये भी पास्ट टेंस में ही है, क्योंकि द पेमेंट हैज बीन कलेक्टेड ऑलरेडी. जो पेमेंट है वो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुकी है. हार्ड वर्किंग सेल्समैन कलेक्टेड द पेमेंट. यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर एबल लग गया है. ठीक है. द हार्ड वर्किंग सेल्समैन वाज एबल टू कलेक्ट द पेमेंट. इसका मतलब कि यहाँ पर आपका पैसिव में भी एबल आना चाहिए था. ठीक है. पैसिव में ऐसा कुछ स्टेटमेंट में लिखा जाना चाहिए था जिससे पता चले कि आपको एबल ऐड करेक्ट क्या है? टाइम खत्म हो जाएगा. थर्ड ऑप्शन बच्चे, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है.